हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये हिंदी है, अध्याय 5। बच्चों, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो और आगे हम इस कहानी को जानते हैं। ये जो कहानी है ये घूमती है मदर टेरेसा के ऊपर। आप सबको मालूम है कि कुछ हिस्टोरिकल बातें भी हम लोग करेंगे, उसके बाद हम स्टोरी को और अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि भारत की हम बात करते हैं तो इंडिया में मदर टेरेसा बेसिकली कहाँ की है, फ्रांस की है। तो मदर टेरेसा जो है इंडिया में एक नर्स के रूप में जानी जाती है और यू नो वेरी वेल कि बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है उनको। तो अगर मैं एक नॉर्मल नर्स की बात करूं तो नर्स का काम क्या होता है। नर्स का काम होता है कि मरीजों की सेवा करना, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही यही होती है। कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे या कभी आपने देखा होगा तो जो सिस्टर जिन्हें हम कहते हैं, जो नर्स होती है, तो भले ही उनका वो काम है, वो उनका पेशा है, प्रोफेशन है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो जितनी लगन और जितनी मेहनत से वो मरीजों की सेवा करती हैं, उतना तो किसी को अपने घर का व्यक्ति भी नहीं करेगा जितना कि सेवा नर्स करती हैं। तो दो कैरेक्टर यहाँ पर घूमता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक कैरेक्टर जो यहाँ पर मूव करता है, ये देखिए दोनों ही दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है एजेड टाइप का, ये है मदर टेरेसा, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टर है, ये जो लड़की आपको दिख रही है, सर क्रिस्ट हेल्ड कुछ नाम है, अभी मैं इसको देखूंगा। ये है जर्मनी की। समझिए मेरी बात ध्यान से, इसका नाम मैं क्लियर कर लेता हूँ। इसका नाम क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही कैरेक्टर घूम रहे हैं, इसके पीछे हम हिस्टोरिकल चीज़ें जानेंगे इसमें कि कैसे इसमें हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर जाती है। देखिए यहाँ एक फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा है और क्रिस्ट हेल्ड इसका नाम है। तो देखिए ये जो क्रिस्ट हेल्ड है, समझते हैं पहले हम ध्यान से। यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये है मदर टेरेसा, और ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये तो मरीज है कोई, ये जो आपको दिख रहा है ये है क्रिस्ट हेल्ड। अब मदर टेरेसा कहाँ की है, तो मदर टेरेसा है फ्रांस की। ये हो गए फ्रांस, ठीक है। और ये कहाँ की है, तो ये है जर्मनी की। आप समझिए मेरी बात ध्यान से, ये है जर्मनी की। तो जब वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, तो उसमें क्या था कि फ्रांस एक तरफ था, जर्मनी एक तरफ था। तो जर्मनी में आप हिटलर को अच्छे से जानते हैं। तो कभी भी फ्रांस का जर्मनी के साथ नहीं बनता था, क्योंकि जर्मनी हमेशा जो है फ्रांस का दुश्मन रहा है और फ्रांस जर्मनी का दुश्मन रहा है। इसके बावजूद इस स्टोरी में यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है। जो राइटर हैं वो पूछते भी हैं मदर टेरेसा से कि ये जो क्रिस्ट हेल्ड लड़की है ये तो जर्मनी की है, आपके दुश्मन देश की है, फिर भी आप इतने अच्छे से बात करती हैं। तो कहती है क्यों नहीं बात करेंगे अच्छे से भाई, अगर लड़ाई में मेरा घर गया है तो उसका भी तो घर वहाँ गिरा है, हमारे देश वालों ने भी तो उस पर अटैक किया है। तो ये मिलजुल कर रहने की चीज़ें आती हैं। खैर स्टोरी पे आते हैं हम लोग। तो मोटा मोटी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको समराइज़ थोड़ा सा कर दूं तो यही स्टोरी में है कि यहाँ पर मदर टेरेसा हैं जो कि यहाँ पर एक आप बोल सकते हैं हेड की तरह है, और ये एक मरीज होता है। ये मरीज काफ़ी तकलीफ़ में होता है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन जब मदर टेरेसा यहाँ पर आती हैं, इससे बहुत अच्छे से बातचीत करती हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो लड़की आपको दिख रहा है क्रिस्ट हेल्ड, ये काफ़ी अच्छी सर्विस कर रही है, काफ़ी अच्छी सेवा दे रही है। इसके ऊपर बताया गया कि इतनी जवान है, सुंदर है, सब कुछ है, और कई सालों से अपने घर नहीं गई है। इसके बावजूद जो है इतनी लगन से एक दूसरे देश में रहकर, इतनी दूर रहकर जो है मरीजों की सेवा करती है, लोगों की सेवा करती है। फिर इसका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है और इसके साथ ये स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं। टाइमिंग भी मुझे लगता है मैंने 4 मिनट आपका ले लिया चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ जो है हम लोग शॉर्टकट में ही चलेंगे इसको देखते हुए, अंश से चलेंगे। कथा पाठ के आरंभ में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम का उल्लेख किया। एक इंदौर जगह है जहाँ पर एक नर्सिंग होम है, रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो इस नर्सिंग होम में लेखक अपने किसी जानकार को बीमार होने पर, मतलब लेखक जो राइटर है ना, उसका कोई व्यक्ति बीमार हो गया था तो इलाज के लिए यहीं पर लेकर आए थे वो। तो यहीं पर उसने पहली बार मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड को देखा।
तो लेखक इन दोनों के रूप, सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इनकी आत्मीयता मतलब लगाव और सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुआ। इसके साथ ही लेखक यह व्यक्त करता है कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक होता है, फिर उनके बीच में कोई कड़वाहट नहीं होती है, फिर कोई दुश्मनी नहीं होती है। वे मनुष्य के बीच खड़ी की गई दीवारों को ढहा देते हैं। जैसे कि जर्मनी और फ्रांस आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये दोनों उन्हीं देशों, एक एक देश की हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मिलजुल के रह रही हैं। तो इस अंश में ये सारी चीज़ें वर्णन किया गया है। तो मदर टेरेसा का नाम हम सब जानते हैं, लंबे कद व गोरे रंग वाली मदर टेरेसा सफ़ेद साड़ी पहने माँ की मूर्ति जैसे दिखती थी। लेखक ने जब इस नर्सिंग होम में मदर को देखा, उस समय मदर की आयु लगभग 45 साल की होगी। लेखक ने मदर टेरेसा के रोगग्रस्त वातावरण में आने और उनकी उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आंखों देखा वर्णन किया है। कुछ ऐसे भी उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जैसे कि दे उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। इसका मतलब ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने 45 बसंत देखा, मतलब साल में एक ही बार बसंत आता है। तो 45 साल की उम्र हो गई। वर्णहीन श्वेत मतलब गोरी हो गई। अरुणोदय की रेखाएं अनुरंजित, चेहरे पर वो रेखाएं उस तरह का नहीं है जो झुर्रियाँ टाइप की होती है। कद लंबा है और सुता सुधा, तो ये सारे आकर्षक है। तो मदर नहीं चाहती थी कि रोग, विपत्ति या अन्य कष्ट हमारे समाज में बचे रहे। मदर टेरेसा चाहती थी सब स्वस्थ रहे, सब बढ़िया रहे। तो मदर ने इनमें से एक क्षेत्र चुन लिया, वे रोगियों की सेवा करने लगी। मदर जब किसी को कुछ कहती तो वह किसी तानाशाह व अधिकारी का आदेश नहीं होता। अच्छा, उनका बोलने का तरीका भी ऐसा नहीं होता था कि कोई मान लो ऑर्डर दे रही हैं या तानाशाही जैसा है। बहुत ही एक जैसे माँ अपने बच्चे से बात करती है ना, प्रेम करती है, वैसे ही सहृदय माँ की ममता उनमें झलकती थी। जैसे कभी आपकी माँ भी आपको डांटती होंगी, पर उस डांट में भी उनका प्रेम आपको दिखाई देता होगा। जैसे आप अपनी माँ के स्पर्श मात्र से, जैसे माँ आपको छूती हैं तो आप खुश हो जाते हैं, वैसे मदर टेरेसा के स्पर्श से कोई भी रोगी को जब वो छूती थी तो अपनी पीड़ा भूलकर वो हंसने लगते थे। एक स्थान पर मदर के स्पर्श के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। कष्ट से ग्रस्त रोगियों को मदर का स्पर्श ठंडक पहुंचा देता था। पीड़ितों को खुश देखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। स्वयं बच्चे को जन्म दिए बिना, क्योंकि शादी तो कभी किया नहीं था उन्होंने, तो बच्चे को जन्म दिए बिना ही इतनी ममता, और देखिए मदर बन गई, मतलब संसार की माँ कहते हैं। क्योंकि टेरेसा के लिए उनके सभी बच्चे थे, चाहे उनको किसी संतान को जन्म ना दिया हो, पर उनके लिए संतान की कमी नहीं थी, सारे उनके ही बच्चे थे। संतान भी कैसी, जिसे माँ की औरों से ज़्यादा ज़रूरत हो, हैं इनकी ज़्यादा ज़रूरत है रोगियों को। इसी नर्सिंग होम में लेखक ने मानव सेवा को समर्पित एक और महिला को देखा। बहुत आकर्षक थी, ऐसा स्वरूप जैसे कोई देवी हो। और जर्मनी में जन्मी क्रिस्ट हेल्ड भी मदर टेरेसा के साथ ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। क्रिस्ट हेल्ड के व्यक्तित्व और सौंदर्य का भी वैसा वर्णन ही लेखक ने किया है जैसा मदर का किया है। जिन शब्दों में यह चित्रण किया गया है उन पर आपका अपने आप ही ध्यान गया होगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के घोर विरोधी थे। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़े भी थे। लेखक को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य था कि अरे ये फ्रांस की है मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की है, और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मानव सेवा में लीन हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि त्याग, तपस्वी, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग प्रत्येक देश में होते हैं। जर्मनी में हिटलर ने ही जन्म नहीं लिया। विश्व का भला करने वाले वैज्ञानिक भी आए, दार्शनिक भी हुए हैं, चिकित्सक भी हुए हैं और सारे लोग भी हुए हैं। तो किसी एक की वजह से पूरे देश को बदनाम करना गलत बात है। मानवता की सेवा करने वाली क्रिस्ट हेल्ड भी वहीं की है। अब देखिए, वो भी तो वहीं की है। इसलिए लेखक क्रिस्ट हेल्ड से कहता है, तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। देखिए, ये जो जब आप बात करते हैं ना युद्ध की देवता, ये दोनों ही वर्ल्ड वार जर्मनी की वजह से ही हुए थे। लेखक मदर से थोड़ी चुटकी लेता है। मदर के साथ लेखक की यह बातचीत बहुत रोचक है, साथ ही हमें प्रेरणा भी देती है। कभी कभी मैं गलतफहमी हो जाती है कि यदि दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध ठीक नहीं होते हैं तो उनकी जनता के बीच भी संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता।
रॉबर्ट नर्सिंग होम में फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस हेल्ड एक होकर काम करती हैं। तो मदर के साथ कुछ देखिए आपस में बातचीत हुई है, जैसे कि वो लेखक कहते हैं, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? तो मदर टेरेसा बोलती है, हाँ, वो भी ईश्वर के काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। फिर लेखक बोलते हैं, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया, यह आप कैसे भूल सकती हैं? पददलित मतलब बहुत परेशान किया, उसको बहुत बर्बाद करने की कोशिश किया। बहुत नस्तर तेज था, चुभन भी गहरी थी। मदर पर कलेजा पे कोई अछूता नहीं रहा, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों का। तो जानते हैं ना कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता। हिटलर ने युद्ध छेड़ा तो उससे मदर के देश का तो नुकसान हुआ ही, स्वयं हिटलर के देश की वासनी क्रिस हेल्ड का भी घर गिरा। भाई जिस देश में होता है उस घर में होता है ना लड़ाई झगड़े में। तो संकट और दुख एकता स्थापित करता है। मदर इस सच्चाई को जानती हैं और वे क्रिस हेल्ड के साथ एक होकर दुखियों की सेवा करती हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति के इस कारण द्वेष रखना उचित है कि वह किसी अन्य देश या धर्म का है? मनुष्य के पीछे भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर बांट सकते हैं? ना जाने ऐसी कितनी ही दीवारें हमने खड़ी कर रखी है जो सारी मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देती है। हम केवल मानव हैं, ना कि मराठी, गुजराती या हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण, क्षत्रिय। बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होंगी, तभी सबका कल्याण संभव है। वैसे भी भारतीय दर्शन में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। अब देखिए इनके अंश 2 पे आते हैं, यानी कि अब क्रिस हेल्ड के बारे में दिया है। पाठ के दूसरे अंश में क्रिस हेल्ड और मदर टेरेसा की पारिवारिक पृष्ठभूमि को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इनके घर के बारे में। घर में इन दोनों को भरपूर स्नेह प्यार मिला। दोनों अपने अपने घर को छोड़कर, मतलब अपने परिवारों को छोड़कर हजारों मील दूर मनुष्यता की सेवा करने के लिए निकल पड़ी हैं। और इस अंश में यह भी बताया गया है कि दोनों विशेष रूप से मदर कर्तव्य प्रायणिकता से सेवा करती हैं और इसे लेकर भी भावुक कभी नहीं होती। इससे उनकी सेवा का लाभ उसे मिलता जिससे उसे सबसे अधिक जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमें या हमारे माता पिता को रोजगार की तलाश में अपने परिवार, गांव, शहर या देश दूर जाना पड़ता है। अक्सर आप अपने समाज में देखते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यतः आजीविका यानी रोजी रोटी कमाना हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन क्रिस हेल्ड का उद्देश्य वो नहीं है। वो तो वहाँ जर्मनी में रहकर भी पैसे कमा लेते हैं। उसका उद्देश्य है मानव की सेवा करना, और यही जीवन का महान उद्देश्य है। हमें भी स्वार्थ को त्याग कर दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, और ऐसा हमें उत्साह से करना चाहिए जैसा क्रिस्ट किया करती थी। काम में लगी हुई क्रिस्ट कभी कभी भावुक हो जाती थी। कब? तब जब किसी को देखकर उसे घर की याद आती है, लेकिन वह फौरन संभल कर सेवा में लग जाती है। लेखक ने क्रिस्ट की इस भाव दशा का बहुत ही भावपूर्ण उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि क्रिस्ट हेल्ड की आंखें नरम हो गई, पर जरा भी नम नहीं हुई। आंखों में मतलब पानी नहीं आया, आंसू नहीं आए। अर्थात घर की याद ने क्रिस हेल्ड को थोड़ा भावुक तो बना दिया, पर उसने आंखों में पानी नहीं आने दिया। जर्मनी में जन्म लेने के कारण वे जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने के कारण अंग्रेजी, और भारत में रहने के कारण हिंदी भी थोड़ी बहुत बोल लेती थी। कोई भाषा उनके काम में बाधा नहीं बनती थी। हर किसी की आवश्यकता को समझते हुए उनका अच्छी तरह ध्यान रखती थी। यह तो बात हुई क्रिस हेल्ड की। अब थोड़ा मदर टेरेसा के बारे में भी जान लें। वे भी तो फ्रांस में रहने वाले अपने परिवार को छोड़कर भारत में रहने लगी थी। सही बात है। लेखक ने उनसे पूछा कि वे अपने घर वापस क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों बाद एक बार गई थी। सोचिए, वो मदर टेरेसा कहती हैं कि कई वर्षों बाद जब वो एक बार गई थी, पर उनकी माँ उन्हें पहचान ही नहीं पाई। क्यों भाई? तो बात यह थी कि मदर की वेशभूषा व सेवा कर्म ने इन्हें इतना बदल दिया था। तो अब देखिए, इनके साथ और भी लड़कियां थी, तो एक ही कपड़े होता तो पहचान ही नहीं पाई। तो मदर, इन्होंने बताया कि मैं मदर टेरेसा मैं हूँ। तो मदर ने यह भी बताया कि घर से बहुत पत्र आते हैं, पर उनके जवाब में यहाँ की कुछ तस्वीरें नहीं, फोटो भेज देती है। सोचिए वे ऐसा क्यों करती होंगी। शायद वे बिना कुछ लिखे बहुत कुछ दिखला देना चाहती थी। ऐसा माना भी जाता है कि चित्र बात को और अधिक प्रभावी ढंग से स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ किए गए काम को दिखाकर वे अपने परिवार को अपनी कुशलता की सूचना पहुँचा दिया करती थी। मतलब हम ठीक हैं, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाता था। यहाँ के लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक थी।
और चित्रों को देखकर परिवार को गर्व भी होता था कि हमारी जो लड़की है इतना अच्छा काम कर रही है। आप प्रार्थना, दुआ या अरदास तो ज़रूर करते होंगे, ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते भी होंगे। जो कुछ हम मांगते हैं वह अपने और अपने के लिए मांगते हैं। तो कई बार हमारी मन्नतें पूरी होती है तो कई बार नहीं भी होती है। माना जाता था कि मदर की हर मांग ईश्वर पूरी करते हैं। उनकी प्रार्थना का बहुत असर होता था। वह इसलिए कि वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगती थी। देखिए, जब भी कोई दूसरे के लिए प्रार्थना करता है तो वो बड़ी सच्ची, जो सच्चा इंसान होगा वही करेगा, और भगवान उनकी सुनते भी हैं, ऊपर वाला सुनता भी है। तो सभी की पीड़ा को वो अपनी पीड़ा मानती थी। उसके कष्टों को दूर करने के लिए दिन रात एक कर देती और उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी। हुई ना यह बड़ी बात? इसे ही तो सहानुभूति कहते हैं। आप भी बहुत से मित्र बना लेते होंगे, धन के बल पे बहुत से सेवक रख सकते हैं, पर किसी की सेवा कर उसे अपना बना लेना यह बड़ी बात है। और यही तो किया मदर टेरेसा क्रिस्ट हेल्ड ने। अब अंतिम अनुच्छेद को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। इस अनुच्छेद में लेखक ने उल्लेख किया है कि कोई अपने रूप के सौंदर्य से लोगों को आकर्षित करता है, कोई अपने धन से। देखते हैं, कोई बहुत सुंदर होता है तो वो अपने आप को आकर्षित कर लेता है, कोई अपने धन से आकर्षित कर लेता है, और कोई अपने गुणों के कारण संपत्ति या यश अर्जित करता है। लेकिन मदर इन सब से अलग विलक्षण है। मदर मानवता के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण अपने प्रति आदर और श्रद्धा अर्जित करती है। जो पीड़ित और कष्ट में होते हैं, जिन्हें कहीं सहारा नहीं है, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन्हें सहारे से सबसे अधिक जरूरत होती है, वे मदर को प्राप्त करते हैं। और मदर का त्याग, बलिदान भी उन्हीं के लिए सुरक्षित है। अर्थात जिनके पास ना रूप है, ना धन है, ना गुण है, वे भी कुछ पा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दे सकने वाले केवल मदर जैसे लोग होते हैं। अब आपको मदर का यह कथन समझने में आ गया होगा, न कल उसके लिए करूँगी। मतलब एक बार की बात इसमें है कि एक मरीज उनसे बोलता है कि मदर, आप आज मेरे लिए प्रार्थना कर रही हो तो कल भी प्रार्थना करोगी ना? तो कहती नहीं, मैं तो कल उसके लिए प्रार्थना करूँगी जो आपसे भी ज़्यादा, जो ज़्यादा कष्ट में होगा उसके लिए प्रार्थना करूँगी। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप ठीक हो जाइए। तो जिससे अधिक कष्ट होगा उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि दूसरों के लिए कितना प्रार्थना करती थी। और मदर के स्वभाव की कठोरता का उल्लेख लेखक ने किया है, लेकिन इसे पढ़कर आप यह समझ गए होंगे कि कठोरता सकारात्मक है। मतलब अधिक से अधिक लोगों का, ज़्यादा कष्ट से ग्रस्त लोगों का भला होता है। फिर देखिए, लेखक ने मदर के स्वर की तुलना मिस्री के कूजे से की है। मिस्री का कूजा बड़ा और कठोर होता है, मीठा होते हुए भी। तो मदर भी जानती है कि सेवा की जरूरत किसे अधिक है और किसे नहीं है, और यह कठोरता किसी के लिए मीठी साबित होती है। कठोरता का मतलब यही है कि आज हमने आपके लिए प्रार्थना किया है, सेवा किया है, कल हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो ज़्यादा कष्ट में होगा। और इस तरह से देखिए, कुछ सवाल यहाँ पर है। मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, महिलाओं को जागरूक बनाना, और भारत की संस्कृति को समझना, रोगियों व जरूरतमंदों को सेवा करना। तो यहाँ हो जाएगा रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना। हिटलर के लिए उपयुक्त विशेषणों का समूह है। वीर, विजेता, शासक, संवेदनशील, ये हो जाएगा क्रूर, निरंकुश और तानाशाह। लेखक ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? रोगों को दूर करने को, भावुकतापूर्ण आचरण को, कठोरतापूर्ण व्यवहार को, और मानवता के प्रति समर्पण को। तो मानवता के प्रति समर्पण को। अंश 3 है, लास्ट यहाँ पर है। पाठ के अंतिम अंश में मानव कल्याण में लगी एक और मदर, मतलब मार्गरेट का चित्रण किया है। मदर मार्गरेट बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका अचूक प्रभाव छोड़ने वाला जादुई व्यवहार, उनकी चुस्ती, फुर्ती और हंसी का लेखक द्वारा वर्णन अत्यंत पठनीय है। तो देखिए, इसमें है, कहता है अपने जादूगर के कर्तव्य तो यहाँ पर देखिए, मतलब कहते हैं पल भर में वो कुछ भी करके दिखा सकता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ों में बदल सकता है। यह सब तो हमारे भ्रम के कारण होता है। तो जैसे मदर टेरेसा, वैसे मदर मार्गरेट भी जादू करती हैं और उनका जादू सच्चा है। लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक ऐसी महिला मदर मार्गरेट से मिला है जो अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती है। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उनमें गजब की फुर्ती थी, और मार्गरेट के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी पल भर में भला चंगा हो जाता। इसलिए लेखक ने उन्हें जादू की पुड़िया कहा है। आपने कामरूप के जादू की कहानियाँ सुनी होंगी। कामरूप असम में है। वहाँ के बारे में कहानियाँ प्रचलित थी कि जो वहाँ बाहर से जाता था उसे मक्खी, कुत्ता, बिल्ली आदि बनाकर छोड़ दिया जाता था। ऐसा जादू किस काम का? तो लेखक के अनुसार जादू तो मदर मार्गरेट करती हैं, जो अनुकरण करने लायक है।
ठीक है। मदर का जादू मक्खियों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों वास्तविक मनुष्य बनाने का जादू है, मक्खी बनाने का नहीं है। जानते हैं ना मक्खियों जैसा जीवन बिताने का आशय क्या है? इसका आशय है बीमारी से ग्रस्त दयनीय जीवन। ऐसे ही लोगों की सेवा करके उन्हें मनुष्य बनाने का काम मदर मार्गरेट कर रही है। रॉबर्ट नर्सिंग होम को लेखक ने जादू होम कहा है। एक से एक हैं ये लोग सारे जादूगरनी ही हैं जो मानवता की सेवा कर रही हैं, क्योंकि यहाँ मदर टेरेसा हैं, क्रिस्ट हेल्ड है, मदर मार्गरेट है जो रोगियों की सेवा करके उनका जीवन सुधार रही है। तो पाठ में आगे ये पता चलता है कि इसी अस्पताल में एक अमीर रोगी आया जिसने कभी कोई दुख नहीं सहा था। वह बहुत तड़प रहा था। यहाँ पर लेखक ने थोड़ा व्यंग किया है। यह व्यंग ऐसे अमीरों पर है जो अपने छोटे से कष्ट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और दूसरों के भयानक कष्ट उन्हें दिखाई नहीं देता, बस अपना ही थोड़ा सा होगा बहुत दिखाई देगा। तो वैसे दुख कभी यह देखकर नहीं आता कि कौन कितना सह सकता है। अगर ऐसा होता तो छोटे मासूम बच्चे और कमज़ोर और वृद्ध कभी दुखी नहीं होते। दुख थोड़ी देखता है कि किसको इसके पास जा रही है, हमसे सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। तो मार्गरेट ने उसे समझाया कि अभी कष्ट है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और थोड़े दिन में बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। उनका एक इंग्लिश में था टुडे इज एवरीथिंग, टुमारो इज समथिंग एंड कुछ ऐसे था, फिर उसके बाद था नथिंग। तो हमें भी चोट लगती है तो हमें उसका उपचार करते हैं, थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, हमें कष्ट के कारण निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक आशय और भी है, आज सब कुछ है। हाँ यही था, आज सब कुछ है, टुडे इज एवरीथिंग, कल थोड़ा कम है, ठीक है, टुमारो इज समथिंग, और उसके बाद क्या होगा, नथिंग, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यही जीवन की नियति है। फिर छोटे मोटे कष्टों से क्या घबराना, हंसकर उसका सामना करना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं छोटे छोटे चीज़ों में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, खासकर बच्चे लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ आप पढ़ाई तो स्टार्ट करो, पढ़ना तो शुरू करो। और जीवन में कभी भी कोई अगर फेल होता है तो वो लास्ट नहीं होता, बहुत लंबा जीवन है। आप कोशिश करेंगे बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छा यह सोचें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर कभी अभी तक इस पर विचार नहीं किया है तो अब करें, क्योंकि हमें अपने जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ाना है या तो पता होना ही चाहिए। इससे कर्म के प्रति उत्साह हमेशा बना रहता है। मार्गरेट भी इतनी बूढ़ी होने के बावजूद हमेशा खुद व उत्साही रहती थी। बताइए इतनी बूढ़ी थी, कोई मतलब था उनको कोई काम वाम करने का, लेकिन नहीं, फिर भी करती थी। आखिर उनमें कौन सी ऐसी ज्योत यानी ज्योति थी जो इतनी शक्ति और खुशी प्रदान करती थी, और वह ज्योति थी मानव सेवा की। लेखक को जब ये पता चला कि क्रिस्ट हेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र पर हो गया, मतलब आदिवासी वहाँ रहते हैं, तो जो क्रिस्ट हेल्ड इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी जगह पर थी, उसका ट्रांसफ़र वहाँ पर हो गया, तो वो दुखी हो गया। लेखक की इस चिंता से अनजान क्रिस्ट नई जगह जाने को बहुत उत्साहित थी। ये इन्हें टेंशन हो रहा था, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड थी। इस दुख का एक कारण यह था कि धानी जो है जीवन बहुत ही कठिन है वहाँ पर, और क्रिस्ट हेल्ड का शरीर नाजुक है। इसलिए लेखक ने कहा है, ओह उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका का मतलब होता है ना कपूर जैसी सुंदर, तो अर्थात उन कठिन परिस्थितियों में यह क्रिस्ट हेल्ड कैसे रह पाएगी। वहाँ जाकर लोगों की सेवा करने का उनमें जोश था। वस्तुतः सुविधाओं से भी कोई ऐसी सर्विस नहीं वहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जगहों पर काम करने में ज़्यादा आवश्यकता है, और इस बात को क्रिस्ट समझती है। आपको अगर किसी ऐसी जगह से जाने के लिए कहा जाए जहां आप कई वर्षों से रह रहे हैं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे क्या यार इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अब वहां पर कौन जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो गई। लेकिन जब आपको पता चले कि आपके कार्य का बहुत महत्व होगा तो आप बहुत खुश होंगे। कृष्ण के लिए सारी जगह एक सी थी, वह हर जगह केवल मानव सेवा करना चाहती थी। अपने इस महान कार्य को करने के मार्ग में कभी किसी स्थान को बाधा बनने नहीं देती थी। हमारे जीवन में रोज नई चुनौतियां आती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सेवा भाव का आधार बनाकर पूरा जीवन बिता देने की कला को लेखक ने वहाँ सीखा। शायद आप भी निस्वार्थ भाव से सबके स्वयं को समर्पित करने के लिए महत्व को समझेंगे। आप बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ भी हमें खूब नीति की बातें बताते हैं। जैसे गीता की बात करें तो गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है, ये हम सब जानते हैं, परंतु इस पर अमल कितने लोग करते हैं। नित्य गीता पाठ करना या गीता की चर्चा करना ही, उसे कंठ में रखना है। हम भारतीय लोग इस बात पे बहुत ही गर्व करते हैं कि गीता एक भारतीय ग्रंथ है, और वहाँ जहाँ उसके अनुसार आचरण करने का प्रश्न आता है, कितना हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन क्रिस्ट हेल्ड सच्चे अर्थों में गीता का अनुसरण कर रही थी। सारी अच्छी बातें हम सिर्फ सुनते हैं,
जीवन में उतारते नहीं हैं। कृष्ण ने सही अर्थों में कर्म के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। जीवन में कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व है। यह बात आप एक अन्य पाठ है मतलब सुखी राजकुमार के माध्यम से भी जानेंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवा भाव का जो रूप दिखा है उसमें जीवन जीने की कला का रहस्य छिपा था। यह सब देखकर लेखक आश्चर्यचकित था। उम्मीद है कि ये जो पार्ट मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा और ओवरऑल इसका जो मैसेज है शॉर्ट इम्पैक्ट यही है कि विशुद्ध होकर अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपने जो भी आपका कर्म, आप एक स्टूडेंट है तो आप अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपका जो कर्म है वो पढ़ाई करना। जैसे आपके पेरेंट्स अभी काम करते हैं, घर के लिए जो दाल रोटी जो चलती है, पैसे आते हैं, इस पर काम करते हैं। तो इट्स ऑल आवर फोकस, हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं। अगर आप डिफ्लेक्शन पे जाएंगे, अगर आप फालतू चीज़ों पे जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। तो बाकी जो है आप इस चैप्टर को समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसी के साथ इसको बाइंड अप करता हूँ। मिलूंगा एक अगले कहानी में एक नई हिंदी के अध्याय में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।